एवरीवन। तो आज हम डिटर्मिनेंट्स शुरू करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में हमें एक टॉपिक पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो उसको समझने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स समझना होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट्स रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे टॉपिक। तो पहली बात तो ये है कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है। सिर्फ ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है, जैसे कि 2x2 हो गए या 3x3 हो गए या 4x4 हो गए या 1x1 भी। हालांकि एक ही एलिमेंट होगा इसमें तो, पर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए और किसी के लिए नहीं। अगर आप सोचो 2x3 का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो तो वो नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके लिए ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ये सब है, इन सब के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, इसके लिए नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ डिनोटेड बाय मॉड ए। मॉड ए मतलब दो बार्स लगा देते हैं, इसलिए ऐसे ही लिखा है मैंने कि अगर कोई एक मैट्रिक्स लिखी हुई है, फॉर एग्जांपल 1 5 0, ये कोई एक 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम इस ए सिंबल को जस्ट ऐसे कर देंगे और दो बार्स लगा देंगे, और यहाँ पर ये जैसे कर्ली बार्स लगे ये होते हैं मैट्रिक्स के। लेकिन अगर हमें डिटर्मिनेंट के लिखना है तो हम स्ट्रेट लाइंस बना देंगे ऐसे, और फिर सारे एलिमेंट्स लिख देंगे 1 5 0 -1 9 7 -6 8 0। तो बस इस कर्ली ब्रैकेट्स को हटा के स्ट्रेट लाइंस बना दोगे तो वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और ए से ये दो बार ऐसे लगा देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। हालांकि ये तो पूरी मैट्रिक्स है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो हमारा डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं होता है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये बस इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये अगर मैट्रिक्स ऐसी दी हुई है तो ये ऐसी ही है बस। बाकी डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं और इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। अब माइनर्स समझते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो वी गेट टू नो द वैल्यू ऑफ माइनर्स बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, बनाते हैं ऐसा कोई डिटर्मिनेंट, कोई मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स लेते हैं, कोई मैट्रिक्स लिख लेते हैं 5 0 9 -6 -1 4 1 0 8। कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है। तो पहले तो ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का माइनर्स नहीं होते, डिटर्मिनेंट के होते हैं। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ दो बार से, और इसकी जगह ये दो बार्स मतलब जो कर्ल बार्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं, इनको मैं स्ट्रेट लाइंस बना दूँ, तो इसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये अब डिटर्मिनेंट बन चुका है। तो अगर मैं क्वेश्चन दूँ, जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि फाइंड द माइनर 3 1 इन दिस डिटर्मिनेंट, तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो पहली बात तो माइनर का सिंबल ऐसे ही होता है MIJ। रो, और आई रो को रिप्रेजेंट करता है, जे कॉलम को। तो यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है कि हमें इसकी इस डिटर्मिनेंट में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर फाइंड करके बताना है। तो देखते हैं। पहली बात तो थर्ड रो ये है, कौन सी थर्ड रो, ये रही। और फर्स्ट कॉलम, तो हमारा फर्स्ट कॉलम ये रहा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं, आप उसकी वैल्यू लिखते हो M31 की, 0 9 -1 4। स्टेटमेंट फिर से देखिए, वी गेट टू नो द वैल्यू ऑफ माइनर्स बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। तो यहाँ पर 3 1 की बात हो रही है, यानी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हटाने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनेगा M31 की वैल्यू वो होगी। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो हमने थर्ड रो हटा दी, फर्स्ट कॉलम हटा दिया। अब जो बचे एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के माइनर की। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ।
और बीच में माइनस आएगा, ठीक है। तो 0 इंटू 4 माइनस 9 इंटू -1, तो ये 0 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9 आएगी, यानी इसकी जो वैल्यू है -3 1 की वैल्यू है वो है 9। तो माइनर्स हमने समझ लिए, सिंपल थे। अब हमें कोफैक्टर्स समझने हैं। तो माइनस की तरह पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद इसको एग्जांपल्स से समझेंगे। हम कोफैक्टर्स को माइनर्स की हेल्प से निकालते हैं, तो ये दोनों रिलेटेड होते हैं इक्वेशन के थ्रू। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन दिस। कोफैक्टर का सिंबल सी होता है, सी आई जी इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे, यानी ये माइनर्स ही है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये एक डिटर्मिनेंट है ए, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। हमें कोफैक्टर बताना है 3 1 का, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग सी आई जी हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा इसी 3 1 का, उसके बाद हम सी आई जी निकालेंगे। तो पहले माइनर निकालते हैं। तो ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम की बात कर रहा है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की। तो पहले थर्ड रो तो ये रही, फर्स्ट कॉलम हमारा ये रहा। तो माइनर कैसे निकालते थे? इन दोनों को हटा दो और फिर जो डिटरमिनेंट, जो छोटा सा स्मॉल सा डिटरमिनेंट बचता है, उसकी वैल्यू होती है माइनर की। तो मैं पहले माइनर निकाल रहा हूँ 3 1 का। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपने हटा दिया। अब जो छोटा वाला डिटरमिनेंट बन रहा है उसके एलिमेंट्स हम लिख लेंगे 9 1 0 8, और ये वैल्यू होती है आपके माइनर की, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 इंटू 8 माइनस 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, तो ये 72 आ जाएगा। तो ये माइनर की वैल्यू हो गई 3 1 के, ठीक है। अब हमें कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर का पहले फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सी आई जे इज इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो 3 + 1 यानी आई प्लस जे करना है ना, तो यहाँ पर आई की वैल्यू है, यही लिख देते हैं, आई इज इक्वल्स टू 3 एंड जे इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सी 3 1 -1 टू द पावर 3 + 1, और M31 की वैल्यू हमने क्या निकाली? 72। तो यहाँ 72 पुट कर देंगे। तो C31 की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, -1 टू द पावर 4 इज़ 1, क्योंकि इवन पावर है तो नेगेटिव हट जाएगा, और ये हमारा आंसर 72 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोफैक्टर की वैल्यू हो गई 3 1 के। तो अभी इस केस में इक्वल आ गए हैं, पर ऐसा कोई वो लॉजिक नहीं है कि दोनों हमेशा इक्वल ही होता है। ये माइनस, अगर यहाँ पर ऑड पावर होती तो ये नेगेटिव के साथ आता, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो ये माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात हो गई। अब हम थोड़ा डिटर्मिनेंट देखते हैं कि उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं, उसके बाद फिर हम आगे अगले टॉपिक पे बात करेंगे। तो पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को, वो देखते हैं। कोई भी एक बी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स ये सारे गिवन है हमें, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अबाउट कैलकुलेट करते हो, तो जैसे कि अगर मैं इसी इसी कॉलम के अबाउट कैलकुलेट करूँ, जो फर्स्ट हमारा कॉलम है ये वाला, इसके अबाउट अगर मुझे डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा? पहला एलिमेंट मैं बाहर निकाल लूँगा, P11, ठीक है। उसके बाद एक ब्रैकेट बना दूंगा। अब क्योंकि मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट को, जो मैंने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है उसको बाहर निकाला है, तो मैं ये जो फर्स्ट रो है, सॉरी फर्स्ट कॉलम है, और ये जो फर्स्ट रो है, इसको हटा दूंगा, ठीक है। और फिर जो बचे एलिमेंट्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा विद अ माइनस साइन इन बिटवीन। तो ये P22 इंटू P33, बीच में यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, इंटू जो रिमेनिंग दो हैं P23 इंटू P32, ये हमारा वैल्यू है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट वाला एलिमेंट निकालेंगे, उसके बाद थर्ड एलिमेंट निकालेंगे, और फिर इन सबको जब हम ऐड करके जो पूरा एक आएगा, वो वैल्यू होगी मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ पी की। तो दूसरा एलिमेंट निकालते हैं अब ये तो हम निकाल चुके थे, अब P21 निकालेंगे। तो जो एलिमेंट निकालते हैं उसी की रो और उसी का कॉलम हम हटाते हैं। तो सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो ये रही अपनी, और फर्स्ट कॉलम ये रहा हमारा। इन दोनों को हटा दो। अब जो बचे एलिमेंट्स हैं, पहले तो इसको हम बाहर निकाल चुके थे। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव चलता है, पहले प्लस आएगा
फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। प्लस आ चुका है, अब माइनस की बारी है, माइनस आएगा और फिर हम P21 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में जो बचे एलिमेंट्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, P12 इंटू P33 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, P13 इंटू P32। ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब थर्ड निकालना है हमें, P31। एक ही रो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दो एलिमेंट निकाल लिया और फिर किसी और एलिमेंट निकाल लो। अगर एक रो, एक कॉलम चूज कर चुके हो तो उधर में से ही सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। रो से भी निकाल सकते थे एक एक करके, पर क्योंकि अपन ने यही चूज़ किया है तो यहीं से निकालना है। नेक्स्ट एलिमेंट होगा हमारा प्लस के साथ अब यूज़ करेंगे, क्योंकि एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बीच में हमेशा माइनस आएगा। जो अंदर वाला ब्रैकेट है उधर हमेशा माइनस आएगा, लेकिन बाहर वाले जो है वो ऑल्टरनेटिव चलते रहेंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अगर एक और हुआ तो फिर माइनस देन प्लस, ऐसे चलता रहता है। तो अब प्लस की बारी है और अब P31 हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में ये अपने 31 कौन सी है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी हमें थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को हटा देना है। जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, P12 P13 P12 इंटू P23 माइनस P13 इंटू P22। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आई है ये है डिटर्मिनेंट के वैल्यू हमारी, जो P का जो डिटर्मिनेंट होगा उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ये होगी। ठीक है, इसी को माइनर्स के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, जैसे कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो अगर आपको माइनर्स के फॉर्म में निकालना है, जैसे कि ये जो बड़े ब्रैकेट्स हैं इनको हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं M11 का माइनर निकालूं, तो माइनर्स निकालना हमने सीखा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे और उसके बाद जो भी बचता है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई हम करके लिख देते हैं, वो होती है उस माइनर की वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम हमने हटा दिया। अब जो बच रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, P22 इंटू P33 माइनस बीच में P23 इंटू P32। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है और ये तो इक्वल ही है ना, P22 इंटू P33 माइनस P23 इंटू P32, P22 P33 P23 P32। तो अगर इस पूरे बड़े एक्सप्रेशन की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, P11 इंटू M11। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं M21 निकालूँ, 21 ही क्यों निकाल लो, क्योंकि अपन ने यही कॉलम एक्सपेंड किया था, इसी के अबाउट निकाला था, तो इसी के माइनर्स भी हमें चाहिए पड़ेंगे। ये तो कहीं और का माइनर मत ले लेना, यही कॉलम हमने उठाई थी, तो इसी कॉलम के हमें माइनर्स भी चाहिए पड़ेंगे। तो पहले अब फिर M21 उठाएंगे, तो M21 का कैसे लिखेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हम हटा देंगे। ये जो कॉलम है मैं डॉट लाइन से दिखा देता हूँ, ये कॉलम सॉरी ये रो और ये कॉलम जब हम हटा देंगे तो जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है, P12 इंटू P33 और P13 माइनस बीच में P13, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे P32 के साथ। दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, P12 P33 माइनस P13 P32। यही पूरी वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फिर मैं ये तो एक ब्रैकेट हो गया था माइनस बीच में, माइनस हमारा मतलब ये पहले प्लस देन माइनस देन प्लस, तो ये वो वाला माइनस है। उसके बाद यहाँ पर P21 तो बाहर निकला हुआ था, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू में M21 लिख सकते हैं। ठीक है, P11 तो M11, P21 तो M21। सिमिलरली ऐसे ही हम अगला लिख सकते हैं, P31 तो M31। तो इसको आप थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को। हालांकि कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट आप निकालने की कोशिश करोगे जिसमें आपको नंबर्स दिए हुए हैं तो बाहर निकल आता है, इसी निकालने ना, कोई वो वाली बात नहीं है, बस एक्सप्रेशन थोड़ा शॉर्ट दिखे इसलिए मैंने इसमें भी इस फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर दिया। को फैक्टर्स के भी फॉर्म में आप समझ सकते हो, वहाँ पर बस सब प्लस होते हैं एक्चुअली। इसी को अगर को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है आपको तो हो जाएगा P11 C11 प्लस P21 C21 प्लस P31 C31, सब ऐड हो। हालांकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसे हटा देते हैं। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको बता दिया कि आप माइनर्स और कोफैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। बाकी इसको जैसे कोई नंबर्स दिए होंगे आपको तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में।
हालांकि IIT JEE में कोई डायरेक्ट नंबर्स दे के आपसे नहीं पूछेगा कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, लेकिन क्योंकि अपन शुरू ही कर रहे हैं इस टॉपिक को तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है। तो हमने अभी जो माइनर्स, कोफैक्टर्स और डिटरमिनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ली है वो इसलिए ली है क्योंकि हमें मैट्रिक्स का एक टॉपिक पढ़ना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसमें ये नॉलेज थोड़ी लगेगी। हालांकि अभी डिटरमिनेंट्स हमने बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ा है, इसको पूरा इन डिटेल हमें पढ़ना है, लेकिन पहले मैट्रिक्स ख़त्म हो जाए उसके बाद। अभी हमने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली है जिससे हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझ सकें। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स समझते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पी, कोई एक पी मैट्रिक्स है, इज अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ पी। इसका मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि हम इसके एलिमेंट्स कुछ भी मान लेते हैं, P11, P12, P13, ये 3x3 की कोई मैट्रिक्स है। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ पी फाइंड करना है तो हमें इन सारे एलिमेंट से कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और उस कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो हमें एडजॉइंट ऑफ पी मिलेगा। इसलिए हमने कोफैक्टर्स पहले पढ़ा था। इसके अगर हमने P11 का मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो वो C11 बनेगा, P12 का निकालूंगा तो C12, P13 का C13, और ऐसे ही 21, C22, C23, C31, C32, C33, ये बना कोफैक्टर्स। इसका हमने सबके कोफैक्टर्स निकाल दिए, और जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तब हमें एडजॉइंट ऑफ पी मिलेगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, जो रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। तो C11, C12, C13 कॉलम में लिख देंगे, C12, C13। सेकंड रो को कॉलम बनाएंगे, C21, C22, C23। सेकंड रो को करें तो C21, C22, C23, और ये अपनी थर्ड रो को कॉलम बना देंगे, C31, C32, C33। ट्रांसपोज में हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। तो ये जो आया, ये जो नई मैट्रिक्स आई है उसको कहते हैं एडजॉइंट ऑफ पी। ठीक है, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की। वैसे ही कोई नंबर्स दे के आपको कोई कोफैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट ऑफ पी नहीं करेगा। बोर्ड एग्जाम में कर भी सकता है, पर जेई में ऐसा कुछ नहीं करेगा। जेई में प्रॉपर्टीज से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कहती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन की इक्वल होता है। एन यानी पहले हमने पढ़ा हुआ लेक्चर्स में कि एन यानी ऑर्डर होता है, जो भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो ये हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करो, हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आएगा। डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, तो वो क्या आएगा, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है एक कि वो डिटर्मिनेंट टू द पावर n-1 आएगा। यहाँ पर n ऑर्डर होता है। अगर 2x2 की है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3x3 की है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4x4 की है तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये एक रिजल्ट है। थर्ड देखते हैं, इसकी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ऑब्वियसली हम कोई ऐसे मेथड से नहीं निकालेंगे, पहले एक ए का एडजॉइंट निकालेंगे, उसका कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर जो मैट्रिक्स आएगी फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये बहुत ही लंबा मेथड है। इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट है कि डिटर्मिनेंट टू द पावर n-2 इंटू ए, ये पूरी वैल्यू जो n यहाँ पर भी ऑर्डर ही है, तो ये तो कोई वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये मैट्रिक्स होगी, तो ओवरऑल ये कोई मैट्रिक्स ही बनेगी। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स आएगी वो इसकी इक्वल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें तो वो होता है इसके ए के डिटर्मिनेंट के n-1 के होल स्क्वायर के बराबर। इसकी पावर n-1 के होल स्क्वायर होगी, तो हम डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एफ ए का डिटर्मिनेंट बता सकते हैं। वो ये डायरेक्ट फार्मूला इसका हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एफ ए निकालो फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, उससे अच्छा तो यही है कि हम ए का ही डिटर्मिनेंट निकाल लें और उसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर कर दें। तो ये एक रिजल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप ट्रांसपोज
बाहर निकाल सकते हो और ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए भी लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए भी है तो उल्टा करके लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सेवन्थ, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और ये कोई के कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो, पर ये डायरेक्टली बाहर नहीं आता, ये एक पावर कम करके बाहर आता है। ठीक है, एन यहाँ पर ऑर्डर ही है, अगर 3 × 3 की है तो यहाँ पर 3 - 1 2, तो के स्क्वायर बाहर आएगा। मान लो अगर आपको 2 बाहर निकालना है तो 2 का स्क्वायर होगा, अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स है तो ये इस तरीके से बाहर आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एडजॉइंट की। अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो अब हमें इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स शुरू करना है, एडजॉइंट में ही आता है ये टॉपिक। तो इन्वर्स क्यों लाए होंगे एक्चुअली मैट्रिक्स में? तो इन्वर्स इसलिए लाया गया है क्योंकि हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी दूसरी मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि एक मैट्रिक्स ए है, इसको अगर हम बी से डिवाइड करना चाहें तो मैट्रिक्स में डिवीज़न पॉसिबल नहीं है। मैट्रिक्स में एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर डिवीज़न मैट्रिक्स का नहीं होता। ये रूल है कि मैट्रिक्स डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इन्वर्स का कॉन्सेप्ट लाए हैं, जिससे अगर हमें किसी एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है तो हम निकाल सकते हैं। इन्वर्स हर मैट्रिक्स का नहीं होता, कुछ मैट्रिक्स होती हैं जिनका इन्वर्स डिफाइंड है, कुछ होती है जिनका नहीं होता। वो हम आगे देखेंगे किनका डिफाइंड है और किनका नहीं। तो इन्वर्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे कुछ माने कि रेसिप्रोकल कुछ हो, ऐसा टाइप का कुछ साउंड्स लाइक इन्वर्स और रेसिप्रोकल मैथ्स में एक नहीं होते, पर अगर हम थोड़ी देर के लिए माने कि अगर 2 का हम रेसिप्रोकल करें 1/2 तो ये 1 दे देगा हमें। तो हम इन्वर्स से भी दिमाग में कुछ ऐसे ही आ रहा है कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ए है उसको हमने बी से मल्टीप्लाई किया तो कुछ आई जैसा आना चाहिए। यहाँ पर 1 मत लिखना, आई लिखना, क्योंकि मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर आप यहाँ पर जैसे कि ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है या फिर ए ही लिखा हुआ है सिर्फ, तो अगर आपको ए कॉमन निकालना है तो आप ए से निकालोगे, b+1 नहीं लिखोगे यहाँ पर 1 की जगह आई लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आई आता है, इट्स सम लाइक 1 ओनली, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 1। तो मैट्रिसेस में कुछ चीज़ें इस तरीके से होती है। ठीक है, तो इट्स समवॉट लाइक 1 बट इट्स नॉट एग्जैक्टली 1। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हम इसको अगर आपको एनालॉगी टाइप कुछ समझना है तो आप इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हो अपने माइंड में, बट इसको 1 मत बोलना, ये एक पूरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि कोई ए को हम किसी बी से मल्टीप्लाई करें तो हमें आई दे दे, तो उसको हम कहेंगे कि अगर ए से मल्टीप्लाई करके बी हमें आई दे रहा है तो हम कहेंगे कि बी इज़ इनवर्स ऑफ ए, ये हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमें वो फाइंड करना पड़ेगा कि बी का एक्सप्रेशन क्या होगा, मतलब अगर मैं बी को बी इनवर्स लिखना चाहता हूँ तो वो क्या होगा, कैसे हम लिख पाऊँगा मैं इसको, तो हमें वो देखना है अब। तो हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा था अभी एडजॉइंट में कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई एन लिख देते हैं अभी, आई एन यानी ऑर्डर, जो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 × 2 या 3 × 3 जो भी ऑर्डर है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू उसके एन की वैल्यू उसके हिसाब से हो जाएगी। तो फिलहाल ये हमने पढ़ा हुआ था अभी, थोड़ी देर के लिए एन हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है, एन ऑर्डर है तो उसको भी ऐसे लिख देते हैं। तो अगर हमें पता है कि ये तो पूरी मैट्रिक्स है, ए भी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स है, आई भी मैट्रिक्स है, पर ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये एक नंबर है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर आता है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 100 हो सकती है, -1 हो सकती है, -10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये हम जानते हैं। तो मैट्रिक्स का डिवीज़न तो नहीं हो सकता, पर एक कांस्टेंट का तो हो सकता है। तो अगर मैं दोनों साइड इस ए सी मॉड ए सी सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये आ रहा है कुछ ऐसा, दोनों साइड मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, पूरा लिखा तो वही है ना, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था
कि अगर मुझे ए से कोई ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, मान लो वो उसे बी कहते हैं, जिससे वो आई आ जाए, तो यहाँ पर आई तो आ रहा है आरएचएस में, ए से मैंने इस कुछ ऐसे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई किया है जिसकी वजह से आई आ रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि जो ए इनवर्स का सिंबल ऐसे होता है e⁻⁻1, तो हम यही कह सकते हैं कि ये जो है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही एक इनवर्स की वैल्यू है। इसी को तो मल्टीप्लाई करने पे आई आ रहा है, तो मतलब ए का जो इन्वर्स होगा वो ये होगा, ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज ऑलवेज आई। ठीक है, तो ये वो वैल्यू है ए इनवर्स की। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ये पूरी मैट्रिक्स ही है, कौन जब अब ये 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन ये पूरा एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स, एक पूरी मैट्रिक्स है ये, उसमें कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड है। तो वो हमें पता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू अगर कोई मल्टीप्लाइड है तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है, और अगर हम कॉमन निकाल लें तो सारे एलिमेंट से कॉमन आके बाहर आ जाती है। तो हमने ऐसे लिख लिया है 1/a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये पूरी एक मैट्रिक्स जो आई है, इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। चलिए इतना तो हमने समझ लिया। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इनवर्स की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं पहले लिख लेता हूँ। तो पहले देखते हैं, पी एंड क्यू आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देन पी क्यू इज ऑल्सो इन्वर्टेबल। मतलब अगर पी भी इन्वर्टेबल है, क्यू भी इन्वर्टेबल है, तो अगर पी इन्वर्टेबल है, क्यू इन्वर्टेबल है, तो हम डायरेक्टली अगर पी क्यू निकालें और फिर उसका इन्वर्स करें तो वो भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमें पी क्यू निकालना है तो हम क्यू इन्वर्स इंटू पी इन्वर्स भी कर सकते हैं, उल्टा ही होता है। ये हमने कई बार देखा है, ट्रांसपोज में भी देखा था, एडजॉइंट में भी देखा था, ट्रेस में भी देखा था, इन्वर्स में भी अगर पी क्यू का होल इन्वर्स है तो क्यू इन्वर्स पी इन्वर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दिया है कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया हुआ है और अगर हम उसका फिर इन्वर्स निकालें तो ये ट्रांसपोज और इन्वर्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इन्वर्स अंदर आ गया, ट्रांसपोज बाहर चला गया, या ट्रांसपोज अंदर आ जाए, इन्वर्स बाहर चला जाए, दोनों ही सही रिजल्ट है, दोनों ही वैल्यू इक्वल होंगी। अगर आप किसी एक इन्वर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये जो -1 है वो बाहर चला जाता है और ये डिटर्मिनेंट टू दी पावर -1 हो जाता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये तो हमने देखा ही था कि ए इंटू ए इन्वर्स आई होता है। ये तो कंडीशन ही होती है इन्वर्स की, कोई एक मैट्रिक्स है उसका किसी एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अच्छा, हर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि हमने नोटिस करो कि ए इन्वर्स मैंने इस तरीके से लिखा था, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा था ए इनवर्स का। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो गया तो ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी और ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो इसलिए जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है उसको हम कहते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जिनका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है, कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो उसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। लेकिन जिनका डिटरमिनेंट ज़ीरो आ रहा है उनको तो इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जो कि रिजल्ट से दिख रहा है। अगर आप ज़ीरो यहाँ पुट कर दोगे तो ये कुछ इन्फिनिटी जैसा बना लेगा, जो कि मतलब नॉट डिफाइन है। तो इसलिए इन इन जिनका भी डिटरमिनेंट ये आएगा वो इन्वर्स एग्जिस्ट उनका नहीं होगा, और जिनकी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी आएगी उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड होगा।